अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मेरे पेट और सीने में हलचल सी मची हुई थी। यूं लग रहा था जैसे आंतें आपस में उलझ रही हों। सीने में बेपनाह जलन थी। सब खाया पिया हलक की तरफ उमड़ता हुआ महसूस हो रहा था और शायद इसी बेचैनी की वजह से मेरी आंख खुली थी, बल्कि आंखें पूरी तरह नहीं खुल पा रही थी। दिमाग पर अब भी बेपनाह बोझ था और फिर अचानक यूं लगा जैसे क्या हो रही हो। एक जोरदार उबकाई हुई और मैं उठकर बाथरूम की तरफ लपका। बड़ी जोरदार क्या हुई, लगता था जैसे पेट और सीने में खोलता हुआ अलाव जल रहा है। मैं तकरीबन 10 मिनट तक बाथरूम में बैठा क्या करता रहा। नाक और आंखों से भी पानी बह निकला था। क्या हो जाने से मेरी हालत कुछ बेहतर हुई। पेट और सीने की बेचैनी कम हो गई और मेरी आंखें भी पूरी तरह खुल गईं। दिमाग का बोझ भी किसी कदर हल्का हो गया था। मैं तौलिए से मुंह पहुंचता हुआ बाथरूम से निकला तो नजरें बेड की तरफ उठ गईं और इसके साथ ही मैं उछल पड़ा। रत्ना बिस्तर पर नहीं थी। मुझे याद नहीं था कि जब मैं बिस्तर से उठा था इस वक्त रत्ना मौजूद थी या नहीं। मैं कमरे से निकल आया। रत्ना को 1-2 मरतबा होले से पुकारा मगर जवाब नहीं मिला। सुशील और कन्याकुमारी वाले कमरे में झांका तो मेरा दिमाग भग से उड़ गया। वो दोनों भी कमरे में नहीं थी। मैंने सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 12:30 बज रहे थे। मेरा ख्याल था कि शायद वो सब लोग बाहर टेरेस पर बैठे होंगे। मैं बाहर निकलने के लिए दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक बार फिर चौंक गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। पिछला दरवाज़ा भी लॉक था। मैंने कठोमल को भी आवाज़ें दी मगर जवाब में खामोशी रही। मैंने तमाम कमरे देख डाले, ऊपर वाले कमरों को भी चेक कर लिया मगर वो लोग कहीं नहीं थे। मैं हैरान था कि वो लोग कहाँ गायब हो गए। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी और फिर अचानक ही मुझे इस कमरे का ख्याल आ गया जहाँ शाम के वक्त रोशन बाबू और जोगिंदर गए थे। मैं ऊपर की मंजिल से नीचे की तरफ राहदरी में तेज तेज कदम उठाता हुआ इस कमरे के सामने आ गया। कमरे को बाहर से ताला लगा हुआ था। मैंने पहले हैंडल पर हाथ रखकर इसे घुमाने की कोशिश की मगर हैंडल ने हरकत नहीं की। हजमी कफल लगा हुआ था। मैंने झुककर की होल से आंख लगा दी मगर इस तरह भी मकसद पूरा नहीं हुआ। की होल के अंदर की तरफ शायद चाबी लगी हुई थी या कोई ऐसी चीज़ थी जिससे अंदर झांकने की गुंजाइश नहीं रही थी। वैसे न जाने मुझे ये यकीन क्यों था कि वो सब लोग इस कमरे में थे। मैं दरवाजे पर इधर उधर देखने लगा। चौखट पर ऊपर कॉल बेल की तरह का एक बटन लगा हुआ था। मैंने वो बटन दबा दिया। अंदर से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो मैंने दूसरी मरतबा बटन दबा दिया। इस मरतबा भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। मेरा ख्याल था कि यह घंटी का बटन नहीं था, किसी और मकसद के लिए लगाया गया था। मैं दरवाजे की तरफ पुश्त करके खड़ा रहदरी में इधर उधर देखने लगा। मेरे दिमाग में सनसनाहट बढ़ रही थी। किसी गड़बड़ का एहसास बढ़ता जा रहा था। मैं अपने ख्यालात में गर्क था कि मेरे पीछे अचानक ही दरवाज़ा खुला। किसी का बाजू मेरी गर्दन पर लिपटा और मुझे एक ज़ोरदार झटके से पीछे खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया। मुझ पर यह आफत अचानक ही पड़ी थी और पुश्त के बल गिरते हुए मेरा सर किसी चीज़ से टकराया था जिससे मेरे मुंह से सिसकारी सी निकल गई और मेरा एक हाथ सर पर पहुंच गया था। मेरे हवास भी एक लम्हे को मुख्तल हो गए थे और जब हवास बहाल हुए तो अपने सामने का मंजर देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मेरे सामने कठोमल राइफल तानी खड़ा था और इससे ज़रा हटकर एक स्टैंड पर वो मूवी कैमरा लगा हुआ था जो फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल होता था। कमरा स्टैंड के करीब ही रोशन बाबू खड़ा था। इसके होंठों पर बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट थी। मेरा रुख दरवाजे की तरफ था। मुझे अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि मेरे पीछे कमरे में क्या है। मैंने दोनों कोहनियाँ ज़मीन पर टिका कर उठने की कोशिश की तो रोशन बाबू ने अचानक ही आगे बढ़कर मेरी पसलियों पर ज़ोरदार ठोकर मारी। यह हमला भी मेरे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। मैं फिर पीछे गिर गया था। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। ये क्या है रोशन बाबू, मैंने कहते हुए रोशन बाबू की तरफ देखा। इसके इस रवैये पर मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। उठकर देखो तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या है, रोशन बाबू ने कहा। इसके लहजे में हल्की सी कुर्राहट थी। मैं कोहनियों पर जोर देकर उठ गया। इस मरतबा रोशन बाबू ने मुझे ठोकर नहीं मारी, ताहम कठोमल ने मुझे राइफल की जद पर ले रखा था। इसके चेहरे पर भी बेपनाह सफा की थी। मैं जैसे ही उठकर सीधा हुआ मेरा दिमाग भग से उड़ गया। पूरे जिस्म पर चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। अब पूरा कमरा मेरे सामने था। बहुत वसी और इस कमरा था और बहुत शानदार तरीके से आरास्ता था। थोड़े फासले पर 2 बेड बिछे हुए थे। एक बेड पर कन्याकुमारी बेहिस हरकत पड़ी थी, वो बेहोश थी और इसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई शय नहीं थी। दूसरी बेड पर रत्ना अकड़ू बैठी हुई थी। इसके जिस्म पर जेर जामा था और चेहरे पर बेपनाह खौफ के तासुरात फैले हुए थे। बेड के दाएं तरफ जोगिंदर खड़ा था। इसके जिस्म पर भी कोई लिबास नहीं था। दाएं तरफ सुशील खड़ी थी। इसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख रत्ना की तरफ था। तुम मेरा बिजनेस जानने के लिए बहुत बेचैन थे, रोशन बाबू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। देख लो, ये है मेरा बिजनेस और इसमें सुतेश मेहता ही नहीं सभी बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर शामिल हैं। मैं समझा नहीं रोशन बाबू, मैंने कहा। ये सब कुछ देखकर भी नहीं समझे तो दुनिया के सबसे बड़े घामड़ हो, रोशन बाबू ने कहा। ब्लू फिल्में बनाना ही मेरा बिजनेस है। हमारी मार्केट हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में फैली हुई है।
मेरे इस बिज़नेस में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। बाज़ ऐसे नाम भी इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं जिनके बारे में जानकर तुम्हें हैरत होगी। बहरहाल मैं तुम्हें अपने बिज़नेस की तफसील नहीं बताऊंगा। तुम्हें तो बेहोश करने के लिए कॉफ़ी में लंबी डोज दी गई थी और तुम्हें सुबह से पहले होश नहीं आना चाहिए था, लेकिन हैरत है कि सिर्फ 1 घंटे में होश आ गया। बहरहाल अब यहाँ तक पहुँच गए हो तो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख भी लो। ये हमारी बहुत सी फिल्मों का हीरो है। इसने जोगिंदर की तरफ इशारा किया, फिर बात जारी रखते हुए बोला, हर फिल्म के लिए इसके लिए एक नई हीरोइन का इंतज़ाम करना पड़ता है। आज मेरा ख्याल था कि कन्याकुमारी को इस फिल्म की हीरोइन बनाया जाएगा, मगर वो साली बेहोश हो गई। तुम्हारी रत्ना देवी का प्रोग्राम बाद का था, मगर इस वक्त मजबूरन इसको लाना पड़ा। मगर ये भी बुज़दिल निकली, देख कैसे कांप रही है। रोशन बाबू, मेरे मुंह से बमुश्किल आवाज़ निकल सकी, तुमने हमें दोस्त कहा है, हमारी मदद की है, हमारी जान बचाई है, और ये मैंने अपनी जान खतरे में डालकर तुम लोगों को इसलिए पनाह नहीं दी थी कि तुम्हारी सेवा करता रहूँगा। रोशन बाबू ने जवाब दिया। वो अब पहले से बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। ये कन्याकुमारी, हमें इस जैसी हसीन लोडियों की तलाश रहती है। कई महीने पहले ये मेरी नज़रों में आई थी। एक मरतबा इसे अपनी कोठी में भी ले गया था, मगर ये भड़क कर भाग निकली। इसके बाद बीवी इसे राह रास्त पर ले आई और फिर ये मेरे शिकंजे में फंस गई। ये मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थी, मगर फिल्म बनाने को तैयार नहीं थी, और मैंने भी तय कर रखा था कि इसकी फ़िल्म ज़रूर बनाऊंगा। इस जैसी लोंडियों की फिल्में तो लोग बार बार देखते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, इस रात जब मैं कोठी पहुंचा तो कन्याकुमारी ने बरामदे ही में मुझसे मुलाकात की थी। इसने तुम लोगों के बारे में बताया। मुझे तो यही जानकर खुशी हुई थी कि कन्याकुमारी एक संगीन केस में फंस चुकी है, और फिर जब मैंने रत्ना को देखा तो मैंने तुम लोगों को पनाह देने का फैसला कर लिया। इसमें अगरचे हमारी जान को भी खतरा था, मगर लाखों का बिजनेस भी मेरे सामने था। मैंने अगले ही रोज़ अपने बिजनेस पार्टनर ACP सतीश मेहता को सूरत हाल से आगाह कर दिया। हम तो इन्हीं दिनों इन दोनों के ब्लूप्रिंट बनाकर तुम लोगों को वहाँ से भगा देना चाहते थे, मगर रत्ना बीमार हो गई और हमें कई रोज़ इंतज़ार करना पड़ा। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा, फिर बोला, अब 2 सूरतें हैं, इन दोनों के ब्लूप्रिंट तो हम बना ही लेंगे। अगर तुम लोग ताउन करो तो हम इसके बाद तुम लोगों को बाहिफाजत यहाँ से दूर पहुँचा देंगे। बस सूरत दीगर तुम लोगों को ब्लैक कैट्स के हवाले कर दिया जाएगा। मैंने मुसलमान समझते हुए तुम पर एतमाद किया, मगर तुम इन हिंदुओं से भी ज़्यादा जलील साबित हुए हो। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ के मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा जुर्मों गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी ये हरकत निहायत गिनावनी और नाकाबिले माफ़ी है। तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। कौन देगा सज़ा? रोशन बाबू ने कहा, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा मफाद हिंदुस्तान की सलामती से वाबस्ता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हिंदुस्तान की सलामती को कोई ख़तरा हो, लेकिन कारोबार हमारा हक है। जायज़ या नाजायज़ यहाँ सब चलता है। नाजायज़ धंधों को रोकने वाले कानून के मुहाफ़िज़ हमसे ज़्यादा इन धंधों में मुलव्विस हैं, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? हमें कौन सज़ा देगा? तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रोशन बाबू, मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, बेहतर है तुम इन लड़कियों को छोड़ दो, वरना क्या? रोशन बाबू ने मुझे घूरा। तुम पुलिस के पास जा नहीं सकते, इसलिए कि तुम इस वक्त हिंदुस्तान की पुलिस को सबसे ज़्यादा मतलूब हो। मैं जब तुम्हें प्लेट में सजाकर बेला के सामने पेश करूंगा तो वो बहुत खुश होगी, और मुझे यकीन है कि हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये तुम्हारी भूल है। मैंने कहा, मैंने कई महीनों से हिंदुस्तान की पुलिस और रॉ को नचा रखा है। ब्लैक कैट्स को ख़तरनाक तरीन फोर्स समझा जाता है, मगर इनमें से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा कि मुझे प्लेट में सजाकर बेला को पेश कर सकोगे। पुलिस से बचना आसान होता है, लेकिन मुझे ऐसे शख्स से बचना। रोशन बाबू का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही मैंने दाएं तरफ खड़े हुए कठोमल पर छलांग लगा दी। रोशन बाबू को बातों में लगाने का मेरा मकसद यही था कि कठोमल मेरी तरफ से किसी कदर बेपरवाह हो जाए। वो यही समझता रहे कि मैं अगर कोई हमला करूंगा तो रोशन बाबू पर ही करूंगा। मैंने जो हिकमत अमली इख्तियार की थी वो कामयाब रही। कठोमल मेरे इस जान से में आ गया। मैं छलांग लगाकर कठोमल पर इस तरह गिरा था कि मेरे दोनों हाथ राइफल पर पड़े थे। कठोमल मेरी तरफ से बेपरवाह होने के बावजूद पूरी तरह गाफिल नहीं था। इसने मुझे धक्का देने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। अब वो राइफल बचाने की कोशिश कर रहा था। इस झीना झपटी में राइफल का ट्रिगर दब गया। राइफल की नाल से निकलने वाली गोलियां बेड पर बेहोश पड़ी कन्याकुमारी के जिस्म में पैवस्त हो गईं। वो बिस्तर पर 1-2 मरतबा उछली और फिर बेहिस्सो हरकत हो गई। इसके जिस्म से खून की कई धारें निकली थीं। राइफल की तड़तड़ाहट के साथ कमरा रत्ना और सुशील की चीखों से भी गूंज उठा, और फिर सुशील ने संभलने की कोशिश करते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल से मुझ पर गोली चला दी। अब मैं इसे कठोमल की बदकिस्मती ही कहूँगा कि सुशील की पिस्तौल से निकली हुई गोली इसकी पेशानी में पैवस्त हो गई। इसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। मैंने एक झटके से इसके हाथों से राइफल खींच ली और उछल कर दूर जा गिरा।
कठोमल कटे हुए दरख्त की तरह लहराता हुआ नीचे गिर गया। रोशन बाबू ने मुझ पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन इसका पैर कैमरे के स्टैंड में उलझ गया। वो लड़खड़ा कर संभलने की कोशिश कर रहा था कि मैंने राइफल का बट इसके मुंह पर रसीद कर दिया। वो चीखता हुआ एक तरफ गिरा। दूसरी तरफ की सूरत हाल भी खासी दिलचस्प थी। अपने हाथों कठोमल की हलाकत के बाद सुशील बदहवास सी हो गई थी और बेड पर बैठी हुई रत्ना ने खौफजदा होने के बावजूद बड़ी फुर्ती से इस पर छलांग लगा दी। पलक झपकने की देर में सुशील का पिस्तौल रत्ना के हाथ में आ चुका था। रत्ना पिस्तौल के दस्ते से सुशील पर पे दर पे जरबे लगा रही थी और सुशील की चीखें कमरे में गूंज रही थी। ये जो कुछ भी हुआ था 1 मिनट के अंदर अंदर हो गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह पलक झपकने की देर में काया पलट जाएगी। जोगिंदर एक तरफ खड़ा फटी फटी सी नजरों से ये सब कुछ देख रहा था। इसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर बेपनाह खौफ था। और फिर इसने अचानक ही दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। मैंने राइफल घुमाकर ट्रिगर दबा दिया। राइफल से निकलने वाली कई गोलियां इसके जिस्म में पेवस्त हो गईं और वो फर्श पर गिरकर खून में लौटने लगा। रोशन बाबू कालीन पर पड़ा फटी फटी सी नजरों से कभी लाशों को और कभी मेरी तरफ देख रहा था। इसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। इसे तवक्का नहीं थी कि सूरत हाल इस तरह बदल जाएगी। वो मुझे प्लेट में सजाकर बेला के सामने पेश करना चाहता था, लेकिन अब खुद मेरे कदमों में पड़ा था। उठकर इस तरफ खड़े हो जाओ, मैंने रोशन बाबू को ठोकर मारते हुए कहा। तुम शायद भूल गए थे कि मैं वो शख्स हूँ जिसने नागराज का सहर तोड़ा और इसे अपने पैर चाटने पर मजबूर कर दिया था। एक दुनिया इसके नाम से कांपती थी, लेकिन वो मेरे हाथों जहन्नम रसीद हो गया। रॉ और ब्लैक कैट्स की पूरी कुव्वत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी और तुम मुझे प्लेट में सजाकर बेला को पेश करना चाहते थे। उठो, इस तरफ खड़े हो जाओ। वो उसके साथ उठने की कोशिश में रोशन बाबू का पैर एक बार फिर स्टैंड में उलझ गया। स्टैंड इसके ऊपर गिरा। इस पर रखा हुआ कैमरा भी दूर जा गिरा। वो बड़ी मुश्किल से उठकर सुशील के करीब दीवार के साथ खड़ा हो गया। रत्ना ने इसकी अच्छी खासी दुर्गत बना दी थी। इसकी नाक और होंठों से खून बह रहा था। रत्ना इसे पिस्तौल की जद पर लिए खड़ी थी। रत्ना, तुम कपड़े पहनो, मैं इन्हें देखता हूँ, मैंने कहा। रत्ना ने पिस्तौल पलंग पर फेंक दिया और एक तरफ पड़े हुए कपड़े उठाकर पहनने लगा। हाँ तो रोशन दीन साहब, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, मैंने राइफल की नाली इसकी तरफ उठाते हुए कहा। रोशन दीन, सुशील ने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये मुसलमान नहीं, रोशन लाल है। तुम्हें किसी ने गलत बताया है कि ये मुसलमान है और मैं चौंक गया। तुम्हारी असलियत क्या है रोशन बाबू, खुद ही बता दो। मैं हिंदू हूँ रोशन लाल, रोशन बाबू ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला। उस रात जब मैं बंगले में आया था तो कन्याकुमारी मुझे बरामदे में ही मिल गई थी और हम तकरीबन 1 घंटा वहां बैठे बातें करते रहे। कन्याकुमारी ने मुझे बताया था कि इसने तुम्हें मेरे बारे में बताया था कि मैं मुसलमान हूं और मुसलमान होने के नाते तुम लोगों की मदद ज़रूर करूंगा। इसने ये भी बताया था कि तुम्हारे साथ जो लड़की अंदर बैठी है बहुत खूबसूरत है और मैं इससे फ़ायदा उठा सकता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को तुम लोगों के सामने मुसलमान ही जाहिर करूँ। इस तरह मैं रोशन लाल से रोशन दीन बन गया। कन्याकुमारी खुद मुसीबत में फंसी हुई थी, इसे पनाह की ज़रूरत थी, इसलिए वो तुम लोगों को मेरे यहाँ ले आई थी। इसे यकीन था कि रत्ना को देखकर मैं तुम लोगों को पनाह दे दूंगा। मुझे कन्या जैसी लड़की की भी ज़रूरत थी, इसलिए मैं अपने आप को मुसलमान जाहिर करके तुम लोगों का हमदर्द बन गया। मैंने सुतेश मेहता को भी सब कुछ बता दिया। पुलिस ऑफिसर होने के साथ वो मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। अपनी ड्यूटी से ज़्यादा इसे अपने बिजनेस की फिक्र रहती है। हमने यही प्रोग्राम बनाया था कि अपना काम पूरा हो जाने के बाद सतेश मेहता तुम तीनों को गिरफ्तार करके सरकार के सामने पेश कर देगा और इस तरह इसे सरकार से इनाम और तरक्की भी मिल जाएगी। नरगस कौन है, क्या वो वाकई मुसलमान है? रोशन बाबू ने मेरी बात काट दी। इसने तुम लोगों को जो अपनी कहानी सुनाई थी इसमें कुछ भी झूठ नहीं। वो हमारे ही घर में पली बड़ी थी। हम बचपन ही में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसकी शादी जिस शख्स से हुई थी वो वाकई जवारी था और इसे भी जुए में हार गया था, लेकिन मैंने इसे धुनाई कर दी और इसके चंद रोज़ बाद वो पुलिस मुकाबले में मारा गया और नरगस मुस्तकिल तौर पर मेरे साथ रहने लगी। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, बिल्कुल साफ सुथरा, किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं था। मगर बेड़ा गर्क हो सतेश मेहता का। इसकी दोस्ती मुझे महंगी पड़ी। इसने मुझे घिनौने धंधे पर उकसाया था। इसी की वजह से मुझे जलील होना पड़ा। जलील तो तुम हो ही रहे हो, अब तुम्हें जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, मैंने कहा। नहीं, इसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मुझे जिंदा रहने दो, मैं वादा करता हूँ कि जहाँ कहोगे हिफाजत से पहुँचा दूंगा। अब मैं किसी बुनिया पर एतमाद नहीं कर सकता, मैंने कहा। तुम लोगों पर भरोसा करते करते तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर पहले ही दिन वादे पर एतबार न किया होता तो आज मैं अपने वतन पहुँच चुका होता। रत्ना, मैं बात करते करते रत्ना की तरफ घूम गया। वो पिस्तौल उठा लो और मैं जुमला मुकम्मल नहीं कर सका था। मुझे रत्ना की तरफ मुतवज्जा पाकर रोशन बाबू ने मुझ पर छलांग लगा दी थी, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। रोशन बाबू अपनी ही जोंग पर लड़खड़ाता हुआ आगे निकला।
तो मैंने इसके कोलों पर जोरदार लात रसीद कर दी और फिर मैंने इसे संभलने का मौका नहीं दिया। मैं इस पर लाते और राइफल के बट बरसाता रहा। इसकी चीखें कमरे में गूंजती रहीं। मैं इसे मारता हुआ इस कोने में ले गया जहां सुशील खड़ी थर थर कांप रही थी। रोशन बाबू बमुश्किल उठकर खड़ा हो सका। मैंने राइफल सीधी कर ली। इसने हाथ जोड़ दिए, गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। तुम्हें जिंदा छोड़कर हम अपने आप को दोबारा मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। मैंने कहा, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम दोनों को ख़त्म करना ही होगा। मैंने उंगली ट्रिगर पर रख दी और इससे पहले कि इन दोनों में से कोई बोल सकता, मैंने ट्रिगर दबा दिया। कमरा एक बार फिर फायरिंग और इन दोनों की चीखों से गूंज उठा। वो दोनों कालीन पर ढेर हो गए। इनके जिस्मों से खून की कई धारें बह निकली थीं। रत्ना भी इनकी तड़पती हुई लाशों को देख रही थी। इसके चेहरे पर बेसफाकी थी। अब तक के तजुर्बात से इसे भी मेरी तरह संग दिल बना दिया था। इस बात को वो भी समझ गई थी कि अगर खुद जिंदा रहना है तो दुश्मन को ख़त्म करना होगा। चलो रत्ना, मैंने इसे बाजू से पकड़ते हुए कहा, हमें यहाँ से बहुत मुहतात होकर निकलना होगा। कमरे में बार बार फायरिंग होती रही है। हो सकता है किसी करीबी बंगले का कोई मकीन आवाज़ सुनकर इस तरफ आ गया हो। आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं गई होगी। रत्ना ने कहा, मैंने और कन्याकुमारी ने जब यहाँ बोलने की कोशिश की थी तो रोशन बाबू ने बताया था कि ये कमरा साउंड प्रूफ है, हमारी आवाज़ें बाहर नहीं जाएंगी। और मैं चौंक गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया था, इसलिए दरवाजे की आवाज़ अंदर सुनाई नहीं दी थी और ना ही अंदर की कोई आवाज़ बाहर सुनाई दी थी। मगर अंदर 2 मरतबा घंटी सुनाई दी थी, शायद बाहर कोई आया था। रत्ना ने कहा, नहीं, वो घंटी मैंने ही बजाई थी, लेकिन मुझे इसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी थी, इसलिए मैं यही समझा था कि दरवाजे के ऊपर लगे हुए बटन का ताल्लुक घंटी से नहीं किसी और चीज़ से होगा। बहरहाल हमें यहाँ से रुखसत होना चाहिए। रत्ना ने मुड़कर बेड पर पली हुई गोलियों से छलनी कन्याकुमारी की बरहना लाश की तरफ देखा, फिर दूसरे बेड से चादर उठाकर इस पर डाल दी और मेरे साथ दरवाजे की तरफ आ गई। मैंने दरवाज़ा खोलकर एहतियातन पहले बाहर झांका और फिर कमरे से निकल आया। बाहर सन्नाटा था। इस वक्त रात के 2 बजने वाले थे। अशरातुल अर्ज की आवाज़ों के सिवा और कोई आवाज़ नहीं थी। मैं पोर्च में खड़ी हुई गाड़ियों का जायज़ा लेने लगा। एक तो वैन थी जो यहाँ आने से पहले भी वहाँ खड़ी थी, दूसरी रोशन बाबू की शानदार एयर कंडीशन कार थी। मैंने कार को तरजीह दी और इसका मुआयना करने लगा। ये जगह महफूज समझकर कार के दरवाजे भी खुले छोड़ दिए गए थे और इग्निशन में चाबियों का गुच्छा भी लटका हुआ था। मैंने ड्राइविंग साइड का दरवाज़ा खोलकर अंदर का जायज़ा लिया। फ्यूल बताने वाली सुई बता रही थी कि भरी हुई टैंकी से बहुत कम पेट्रोल इस्तेमाल हुआ था। डैशबोर्ड के खाने में गाड़ी के कागजात थे और चंद करेंसी नोट भी रखे हुए थे। अचानक मुझे ख्याल आया कि हमें रकम की ज़रूरत भी पड़ सकती है। मैं कार से बाहर आ गया। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, मैं कहता हुआ दोबारा अंदर आ गया। साउंड प्रूफ कमरे में पहुंचकर मैंने रोशन बाबू की लाश को देखा और इसके लिबास की तलाशी लेने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। पतलून की जेब से बरामद होने वाले वॉलेट में 4,500 से कुछ ज़ायद ही रकम मौजूद थी। मैंने रकम निकालकर वॉलेट वहीं फेंक दिया और बाहर आते हुए दूसरे कमरे से कंबल भी उठा लिया। बाहर अच्छी खासी सर्दी हो रही थी और मेरा ख्याल था कि रास्ते में इस कंबल की ज़रूरत पड़ सकती थी। रत्ना पैसेंजर सीट पर बैठ चुकी थी। इसने कंबल मेरे साथ से लेकर अपनी टांगों पर फैला लिया। मैं पोर्च में खड़ी हुई वैन की तरफ आ गया। वैन की पिछली तरफ एक खाली डब्बा पड़ा हुआ था। दूसरी चीज़ों के साथ रबड़ की एक नलकी भी मौजूद थी। मैंने वैन की टंकी में नलकी डालकर सांस से पेट्रोल खींचा और डब्बा भरते ही नलकी हटा ली और डब्बा उठाकर बरामदे की तरफ बढ़ गया। बरामदे वाले दरवाजे और दोनों तरफ दूर तक पेट्रोल छिड़क कर मैं कुछ पीछे हट गया और दिया सिलाई जलाकर इस तरफ उछाल दी। भग की आवाज़ के साथ पेट्रोल ने आग पकड़ ली। इसके साथ ही मैंने कार की तरफ दौड़ लगा दी। ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया और इसे तेज़ी से बाहर वाली गेट की तरफ लेता चला गया। गेट के पास मुझे कार रोकनी पड़ी। नीचे उतरकर गेट खोला और दोबारा कार में आकर बैठ गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।